दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका क्वार्टर रिजल्ट अभी आया हुआ है और कल मार्केट जब ओपन था उसी समय दोपहर 12-1 बजे के लगभग इसका रिज़ल्ट आ चुका था। तो फार्मा सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है अपने आप में ही, और ये एक ऐसी कंपनी है जो लार्ज कैप कैपिटल की है। लार्ज कैप कैपिटल की कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट है और नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है। जब भी कोई फार्मा में रिकमेंडेशन देता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो लोग अक्सर इसी कंपनी का नाम लेते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिवीज़ लैब के बारे में आज। डिवीज़ लैब ने एक अच्छा रिज़ल्ट जो है मार्केट को दिया है। कंपनी से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी ईपीएस को लेकर के, तो कंपनी ने उन ईपीएस को भी जो अच्छे से बीट किया है। 29.5% का ईपीएस बीट कर गया। और जो लास्ट क्वार्टर था उसमें भी कंपनी ने अपने ईपीएस को बीट किया था मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे 46%। इस तरीके से कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। और कंपनी, जैसा कि आप टॉप स्टोरीज न्यूज़ हेडलाइंस में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से डिवीज़ लैब के क्वार्टर 4 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए और लगभग जो है 895 करोड़ का बेनिफिट रहा कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बारे में। कैसा रहा कंपनी का Q4 का रिजल्ट? क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए? जी हाँ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है जो 30 रुपये का है और कंपनी की करंट फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो इस अकॉर्डिंग के 1500% का जो है डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। एक काफ़ी अच्छी कंपनी है डिवीज़ लैब अपने मार्केट सेगमेंट के अंदर। बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट की, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में हमारे पास में है इस क्वार्टर का रिजल्ट, सेकंड कॉलम में है लास्ट क्वार्टर और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर क्वार्टर 4 का रिजल्ट। उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर का और उसके बाद लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है हमारे पास में। जो भी वैल्यूज़ हैं ये सारी रुपीज़ इन लैक्स के अंदर हैं। तो ये फिगर बहुत बड़े बड़े, मैं इसके स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को बोलूँगा जिससे बोलने में आसानी रहेगी और थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी बनी रहेगी। कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम 254 का है और इस क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर में ये 248 का था और उसके अलावा लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 174 का था। तो इस अकॉर्डिंग कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और ईयरली बेसिस पर तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। एक बहुत अच्छा मैसिव गेन, मैसिव जंप दिखाई है कंपनी ने। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद 147 है कंपनी का इस क्वार्टर का एक्सपेंस। लास्ट क्वार्टर में 144 का था। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 108 का था, 108 का था। तो इस अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं क्योंकि प्रॉफिट्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं कंपनी के, इस वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो गए। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब भी हम बात करते हैं इसमें, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 106 का है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 103 का था। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 65 का था। अब इसके बाद हम कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं जहाँ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स है। तो टोटल टैक्स एक्सपेंस कंपनी का इस क्वार्टर का है 182 का, 18 का है। लास्ट क्वार्टर में ये 12 का था। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 16 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के टैक्सेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई। कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 88 का। कंपनी का लास्ट क्वार्टर का है वो 907 का है। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 48 का रहा है। तो इस अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट क्वार्टर से बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन रहा है, बट लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से ये लगभग आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी मैसिव जंप है। अप्रॉक्सीमेट डबल भी इसको कहा जा सकता है। तो कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस की। देखिए, जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो कंपनी के ईपीएस भी इंक्रीज़ होते रहते हैं उसी अकॉर्डिंग में। कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर का 33.26 का है। लास्ट क्वार्टर में 34.17 का था। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 18.38 का था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा आपको ईपीएस में डिक्लाइन दिखेगा, मार्जिनल डिक्लाइन है। बट लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट डबल का है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लाइटली डाउन रहा है। कंपनी की अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, क्या प्रॉफिट रहा लास्ट ईयर इस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर से और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपैरिजन करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट रहा 2,94,854 का। और लास्ट ईयर का जो था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का
वो 1,95,472 का था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मैसिव जंप है कंपनी के अंदर। और अभी इसमें हम बात करते हैं कंपनी का ईपीएस, अगर एनुअली बेसिस पर हम कैलकुलेट करें तो इस ईयर का कंपनी का, इस फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का ईपीएस है 111 का रहा, और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में ये 73 का था। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी मैसिव जंप देखने को मिल रही है कंपनी के ईपीएस वाइज। तो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, बट जब आप एनुअल बेसिस पर देखते हैं इस फाइनेंशियल ईयर और लास्ट फाइनेंशियल से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको जो है एक गेन देखने को मिलेगा, एक मैसिव जंप देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं, कंपनी ने एक डेटा और शो किया है, स्टैंड अलोन रिजल्ट के रिकॉर्डिंग ये डेटा है, जिसमें कंपनी ने अपनी अर्निंग्स को बताया और जो ये सारी वैल्यूज हैं ये रुपीज़ इन करोड़ में हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है इस क्वार्टर का रिजल्ट, और उसके बाद सेकंड कॉलम में है लास्ट ईयर क्वार्टर 4 का रिजल्ट। ये क्वार्टरली बेसिस पर है। तो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये 2,546 करोड़ का इस क्वार्टर का है। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में ये 1,741 का था। तो यहाँ पर 46% की ग्रोथ दिख रही है हमें। पीबीटी की बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,066 का है इस क्वार्टर का। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 654 का था। तो यहाँ भी कंपनी की ग्रोथ 63% की है। अब कंपनी के पैट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है कंपनी का, 883 का इस क्वार्टर का है, और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 का 488 का था। तो यहाँ पर कंपनी ने 81% की ग्रोथ दिखाई, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी मैसिव जंप है। अब बात करते हैं कंपनी के ईयरली बेसिस की। अगर हम बात करें, भी हमने क्वार्टरली में देखा, अब ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस में भी सारी वैल्यू जो है ये रुपीज़ इन करोड़ में है। इस ईयर का रिजल्ट है हमारे पास में, और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास में है लास्ट ईयर का रिजल्ट, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट। तो यहाँ टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस ईयर का 8,991 करोड़ का था। लास्ट ईयर का था हमारे पास 6,861 करोड़ का। तो यहाँ भी कंपनी ने 31% की ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ कंपनी का इस ईयर में 3,677 का है। लास्ट ईयर का था हमारे पास 2,628 का। तो इसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 40% की है। और कंपनी के पैट की अगर हम बात करें तो ये इस ईयर का 2,949 का है, और लास्ट ईयर में 1,955 का था। तो यहाँ भी कंपनी ने एक मैसिव गेन दिखाया है, 51% आप देख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने एक अच्छी गेन को दिखाया है। 51% अपने आप में एक अच्छा गेन माना जाता है। तो डिविज लैब का रिजल्ट देख करके जहाँ तक जो डिटेल्स मैंने देखी, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि एक शानदार रिजल्ट कंपनी ने दिखाया हुआ है। अभी देखिए, ये मार्केट ड्यूरेशन में ही रिजल्ट इसका आ चुका था। इस वजह से कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर की जमकर पिटाई हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन पर टैक्सेस को अनाउंस कर दिया है। जो बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे मेटल्स, उन पर जो है टैक्स लगा दिया गया। इस वजह से आज मार्केट का मूड थोड़ा सा, सेंटीमेंट मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई टैक्सेस लगाने के बारे में, उसके बाद से मार्केट धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। तो इस वजह से ऑल ओवर एक अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी जो है ऑल ओवर मार्केट डाउन होने की वजह से जो है डिविज लैब पर भी काफ़ी असर आ गया कि ये थोड़ा सा जो है डिक्लाइन कर गया। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में, कंपनी क्या करती है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डिविज लैब क्या करती है और क्या बनाती है, किन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। तो फार्मा सेक्टर में ये क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या बनाती है, उसके बारे में जान लेते हैं। डिविज लैबोरेटरीज जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, जिसे हम एपीआई भी कह सकते हैं शॉर्ट में। इंटरमीडिएट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को भी बनाती है, और इसका एक प्री डोमिनेंस है एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर। इसका मार्केट प्रेजेंस जो है वो 95 कंट्रीज़ में है, यानी ये ग्लोबल लेवल पर काम करने वाली कंपनी है 14,000 एम्प्लॉयज़ के साथ, और लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन अ वर्ल्ड अगर आप बात करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात करें, कंपनी जेनरिक एपीआई भी बनाती है। इसके साथ ही साथ कंपनी के पास 122 प्रोडक्ट्स का टोटल पोर्टफोलियो है क्रॉस वेरियस थेरेप्टिक एरियाज़ के अंदर। और कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है वो 47% का जो है रेवेन्यू इसका आता है इसके टॉप 5 प्रोडक्ट्स से। कंपनी एक मॉलिक्यूल पे काम करती है, इसका नाम है नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब एज ए पेन किलर में आप इसे ले सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, पेन स्वेलिंग्स को कम करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी का जो है काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। 18% का रेवेन्यू जो है कंपनी इससे जनरेट करती है। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के पेयर कंपैरिजन के बारे में। कंपनी के पेयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई टॉप लीडिंग कंपनी है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट है कंपनी का। इसके बाद सेकंड नंबर पर ग्लैंड फार्मा आती है, जिसका मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ से भी कम का है। उसके बाद लुपिन है, फिर ग्रैनुअल्स इंडिया है, जुबलिएंट फार्मो है, हिकल एंड आरती ड्रग्स है। इस तरह की कंपनियाँ इसके नीचे आती हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी की बैलेंस शीट में जब हम देखेंगे तो इसमें हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। जैसा कि मार्च 2019 से अगर हम बात करें
तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1874 करोड़ का रहा है। फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ हुआ मार्च 2020 में 1826, फिर 2867 और 3882 ये करेंटली इस फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज कंपनी बहुत अच्छे से गेन कर रही है। अगर कंपनी के ईपीएस की भी बात करते हैं तो ये भी कंटिन्यूस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मार्च 2019 में 50.96 यानी 51 का था, फिर उसके बाद लगभग 52 का रहा, फिर 74, फिर उसके बाद 111 का ईपीएस। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूअस कंपनी जो है सस्टेन कर रही है अपने आप को, एक बहुत अच्छी बैलेंस शीट कंपनी का देखने को मिल रही है आपको, और कंपनी के ईपीएस कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और ईपीएस कंपनी के तभी इंक्रीज़ होंगे जब कंपनी की अर्निंग इंक्रीज़ होती रहती है। अब कंपनी के रिजर्व से बात करते हैं, तो कंपनी के रिजर्व की अगर बात करें तो मार्च 2019 से जब हम इसे देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व 6904 का था। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 7257 का हो गया, फिर उसके बाद 9242 का, फिर मार्च 2020 में 11675 का है। तो कंटिन्यूअस कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है और एक अच्छा खासा रिजर्व कंपनी के पास में मौजूद है। कंपनी की बोरोइंग्स को देखें तो ये ना के बराबर हैं। कंपनी जब चाहे तब इन्हें जो है ख़त्म कर सकती है, और इस तरीके से कहा जा सकता है कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी, यानी कोई लोन नहीं कंपनी के ऊपर। ये बहुत माइनर सा लोन है कंपनी के ऊपर, 106, 39, 5 या 4 करोड़ का लोन। ये जिस कंपनी के पास 11,675 के रिजर्व हों, करोड़ के रिजर्व हों, उस कंपनी के ऊपर 4 करोड़ के लोन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कंपनी ने इसे बस ले रखा है केवल अपने दिखाने के लिए कि हाँ थोड़ा सा हमने डेट ले रखा हुआ है, इससे कंपनी को कुछ टैक्स में रिबेट्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जब हम मार्च 2021 से देखते हैं तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास लगभग 52% है, और वो उतना ही प्रोमोटर्स ने बरकरार रखा हुआ है। 52% से कम कंपनी का प्रोमोटर शेयर नहीं है। एफआईएस की बात करें तो मार्च 2021 से 19.87 लगभग 20% का है, और 20-21 ऐसा ही चलता रहा। इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ। डीआईएस के पास में भी मार्च 2021 में 16-17% के आसपास था, और मार्च 2020 में डीआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 18.32 का हो गया। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी मार्च 2021 में 11.45 का था, और उसके बाद जो है थोड़ा सा ये डिक्रीज़ हुआ है पब्लिक की तरफ से भी। तो जो पब्लिक ने माल बेचा है उसको डीआईएस ने उठाया है, जो एफआईएस ने माल सेल किया उसको भी जो है डीआईएस ने उठा लिया है। इस तरीके से रहा इसमें। तो ये देखिए शिफ्टिंग होती रहती है कि पब्लिक कुछ माल सेल कर देती है डर करके, तो डीआईएस और एफआईएस उसमें अपना गेन कर लेते हैं, या कई बार प्रोमोटर्स भी अपने माल को खुद ही उठा लेते हैं। क्योंकि जब प्रोमोटर को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो वो जानते हैं उनके क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है, उनको लेकर के कैसे वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। इस वजह से वो लोगों से जो है मार्केट से अपने गुड्स को परचेज़ कर लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो अपने शेयर्स को परचेज़ कर लेते हैं, कि जिससे ईज़ी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के आज का परफॉर्मेंस क्या रहा शेयर का, उसके बारे में। 23 मई को जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो ये दोपहर 12-1 बजे के लगभग आ चुके थे, और उस समय मार्केट में जो है काफ़ी प्रेशर बना हुआ था मेटल सेक्टर के अंदर। तो उस वजह से कंपनी के शेयर में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस में कंपनी ने लगभग 12% का जो है डिक्लाइन दिखाया अपने शेयर होल्डर को। और जब हम 6 महीने की बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को लगभग 17% का लॉस हुआ। कंपनी के जब भी हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कंपनी के शेयर होल्डर्स को लगभग 5% का लॉस रहा। और जब हम बात करते हैं कंपनी के 5 ईयर के बारे में तो कंपनी के 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 613% का जो है रिजल्ट दिया, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे हमेशा कि लंबे जो है टाइम का विज़न रखिए। एटलीस्ट आप जिस शेयर को परचेज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास उसे लॉन्ग टर्म तक जो है उसे अपने पास रखना है तो उसके लिए आपको 5 साल या 10 साल का विज़न होना आपके लिए बहुत, एटलीस्ट 5 ईयर का तो विज़न होना ही चाहिए। क्योंकि अगर किसी वजह से 1 या 2 साल में कंपनी वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाती, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पाती, तो आप उसे थोड़ा सा और टाइम दीजिए जिसमें एक अच्छी कंपनी अपना अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सके। अगर ऑल टाइम की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अब तक 43,144% का प्रॉफिट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। एक मैसिव गेन कंपनी ने दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है, या रिकमेंडेशन कहूँ, या मैं आपको एक सजेशन कह सकता हूँ कि अगर आपके पास में डिविज लैब है तो आप उसे होल्ड करिए और लंबे समय तक इसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि अपने आप में काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंटिन्यूसली इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और कंपनी अपने आप को मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर रही है और नंबर 1 पोजीशन पर बराबर बनी हुई है। तो इसलिए अगर आपके पास डिविज लैब है तो आप उसमें ज़रूर बने रहिए, और अगर आपके पास नहीं है, आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स
के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और कंपनी के रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बताइए। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिए अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो शेयर खरीदने के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।